हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए बच्चों, कल के बारे में मत सोचिए, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए। सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए और ये मत सोचिए कि नए सेशन जब स्कूल लगेंगे तो शुरू करेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बेटा। आज के टाइम पे फोकस करिए प्रेजेंट में, तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है हॉटस्पॉट बायोलॉजी, तो यहाँ पे मिलते हैं आपको एकदम लेटेस्ट और हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम बहुत ही नई नई चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी। पिछले वीडियो सेशन में हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स के कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स को अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं या ह्यूमन बींग्स हैं उनको कितना डिस्कवर कर पाए हैं, राइट। इसको शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में 2 पॉइंट्स मैं बताना भूल गया था आपको, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक आप याद रखिएगा लाइफ स्पैन, राइट। एक याद रखिएगा लाइफ स्पैन, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक लाइफ स्पैन होता है। इट इज द पीरियड बिटवीन द बर्थ टू डेथ, यानी कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। सो दैट फेज बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज नोन एज अ लाइफ स्पैन, राइट। और उसके बाद एक पॉइंट और था, दैट इज डेथ, राइट। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमारे इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड पे कितनी डाइवर्सिटी है रिगार्डिंग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं। अगर मैं डाइवर्सिटी को डिफाइन करूं, इट इज सिंपली द अकरेंस ऑफ वैरायटी। क्या है ये? इट इज सिंपली द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स differing life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habit, habitat, etc. देखिए डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी देखिए सिंपली क्या डिफाइन कर रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अकरेंस वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट अस सपोज के एलिफेंट्स हैं, हमारे और उनमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं ऑन द बेसिस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। जैसे अगर आप किसी गर्ल को देखेंगे उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होता है, किसी बॉय को देखेंगे उसका अलग होता है, लेकिन स्पीशीज हमारा एक है। दैट तो एक ही स्पीशीज में क्या है, अलग अलग वैरायटी है। मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, एक्सटर्नल अपीयरेंस। उसके बाद हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक यानी कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का स्टडी होता है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी होता है, राइट। उसके बाद आगे हैबिट के, उसके फूड हैबिट्स कैसे हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, और वो किस पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है। इसी को ही, इन सारी चीज़ों के अंडर हम डिफाइन करते हैं डाइवर्सिटी को, कि कौन कौन सा स्पीशीज इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर कहाँ कहाँ और कैसे रह रहा है। अगर मैं अभी तक बात करूं कि अभी तक जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक कितने स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हम आपको देंगे। करंटली अगर मैं बात करूं, करंटली 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीशीज हैं। Science has discovered
नॉन स्पीशीज, कि अभी तक जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। कितने स्पीशीज हैं? नियरली 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। और मैं आपको बता दूं 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs। सो ये जो टोटल नंबर हुआ यानी कि तकरीबन 18 लाख स्पीशीज अभी तक डिस्कवर कर पाए हैं ह्यूमन बींग्स, जिसमें से आउट ऑफ 1.7 1.25 आर एनिमल स्पीशीज। इसमें से क्या है 1 पॉइंट यानी कि 1.7 में से 1.25 क्या है एनिमल स्पीशीज, और तकरीबन 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज। राइट, सो 1.2 और 0.5 कितना हो गया 1.7, यानी कि प्लांट स्पीशीज एज कंपेयर टू एनिमल्स कम है। अब एक जो बड़ी बार नीट में क्वेश्चन आता है, इन 1.25 मिलियन स्पीशीज में से 1.025 स्पीशीज केवल और केवल इंसेक्ट्स के हैं। केवल और केवल किसके हैं? ये 1.0 है, ये 1.25 है, तो इसमें डिफरेंशिएट करिएगा, ये ज्यादा बड़ा टर्म है। राइट, सो देखिए अगर मैं प्लांट्स और इंसेक्ट्स को कंपेयर करूं तो केवल इंसेक्ट्स ही प्लांट्स के कंपैरिजन में डबल है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल्स में और स्पेशली इंसेक्ट्स में। राइट, अब अगली बात, ये तो पहली बात की। अब अगली बात ये है, हर साल एवरी ईयर, हर साल हम 15,000 न्यू स्पीशीज डिस्कवर करते हैं। हर साल 15,000 न्यू स्पीशीज डिस्कवर किए जाते हैं, और साइंटिस्ट का ये एस्टिमेट है, साइंटिस्ट का जो ये एस्टिमेट है कि इस पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन टू 30 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हो सकते हैं। 5 मिलियन टू 30 मिलियन, जिसमें से अभी तक हमें कितने पता है? केवल और केवल 1.7 मिलियन। सो हमारे पास एक डाटा आया था प्रेजेंटली, लेटेस्ट डेटा जो था वो आया था 2011 में। ये डेटा दिया था हमें हवाई यूनिवर्सिटी का एक डेटा आया था। इनके अकॉर्डिंग टोटल स्पीशीज जो इस दुनिया में है वो है 8.7 मिलियन, जो पूरे हैं, यानी कि जो इसके अलावा भी हैं, टोटल मिला के 8.7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से 2.2 मिलियन स्पीशीज ये ओशंस में पाए जाते हैं, और जो 6.5 मिलियन स्पीशीज है ये लैंड में पाए जाते हैं। सो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है जो हवाई यूनिवर्सिटी ने दिया था। सो आई होप आपको ये पता चला होगा कि देखिए कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में जो अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। राइट, तो ये तो थी पहली बात। अब देखिए अगली बात ये है कि जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने बात की 17-18 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं, सो इन ऑर्गेनिजम्स को, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को याद रखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया, कुछ इन पर्टिकुलर एनिमल्स को अरेंज किया इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि हम इन एनिमल्स को रिमेंबर कर सकें और इजीली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। अब 18 लाख स्पीशीज है तो सबको तो हम याद नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया, जैसे कि एक स्कूल होता है, तो स्कूल में क्या होता है, फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, थर्ड क्लास होती है, फोर्थ क्लास होती है। सो हमने क्या कर दिया है, बच्चों को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस, ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, सो देयर वाज ए नीड, सो देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज there is a need to standardize living organisms। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एनिमल्स एक जैसे दिखते हैं, हम उनको अलग कर दें, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, सो क्योंकि सिंस ड्यू टू लार्ज बायोडाइवर्सिटी,
अब देखिए हमने देखा कि कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, कितने स्पीशीज है, तकरीबन 1.7 मिलियन स्पीशीज है। सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल, सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल, क्योंकि हमारे पास देखिए इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबको स्टडी करना तो नियरली हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। सो इसी चीज को क्या करने के लिए, इसी चीज को, सो टू मेक इट पॉसिबल, सो टू मेक इट पॉसिबल, टू मेक इट पॉसिबल हमने क्या किया, वी डू क्लासिफिकेशन, हमने क्या कर दिया, इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, राइट। सो क्लासिफाई करने का क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, हम ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एनिमल इस क्लास का है। चैप्टर बहुत डिटेल्स में जाएगा, हम सिर्फ इसका ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं अभी। सो डोंट बी पैनिक। सो इस चीज में ह्यूमन बींग्स को क्या आया, इंटरेस्ट आया, क्या आया, इंटरेस्ट एनिमल्स को क्लासिफाई करने में, क्योंकि इतने ज़्यादा एनिमल्स थे उसको ये समझ में नहीं आता था कि ये कौन सी फैमिली का है, ये कौन सी क्लास का आ गया, ये कौन सा नया स्पीशीज आ गया। सो इसमें ह्यूमन बींग्स ने क्या लिया, एक इंटरेस्ट लिया। अब यहाँ तक समझ में आई चीज़ें आपको कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साइंस की ब्रांच आई, ठीक है, ए ब्रांच ऑफ साइंस, a branch of science was introduced, a branch of science। so इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक ब्रांच आई साइंस की, जिस ब्रांच को बोला गया सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स। तो देखिए सिस्टेमैटिक्स का पहला वर्ड क्या है, सिस्टम, यानी कि हम एक प्रॉपर सिस्टम अपनाएंगे, जिस सिस्टम के तहत हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे ताकि हम उन एनिमल्स को इजीली क्या कर पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं, राइट। सो ये देखिए, सो सिस्टमैटिक्स क्या थी, इट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट्स, animals and other organisms into categories, साथ साथ में नोट करते रहिए, into categories that can be named, remembered, compared and studied। देखिए क्या लिखा मैंने। सो सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच आई साइंस की जिसके तहत हमने प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स। उनको किस तरह से याद किया जाए, उनको किस तरह से कंपेयर किया जाए और फाइनली उनको किस तरह से स्टडी किया जाए। सो ये जो डेफिनेशन था ये था क्लासिकल। क्लासिकल क्या होता है, पुराना। ये सिस्टमैटिक्स का क्लासिकल डेफिनेशन था। यहाँ तक समझ में आया आपको। सो देखिए अब नीट में एक सवाल सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड डेफिनेटली आता ही हर साल। सो इसी से मिलती जुलती, सिस्टमैटिक्स से ही मिलती जुलती दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस हुई उस समय। सो वो कौन सी थी, सिमिलर टर्म्स आई, इनको कहा गया टैक्सोनॉमी, एक को कहा गया टैक्सोनॉमी, उसके बाद दूसरी टर्म थी क्लासिफिकेशन। सो जो ये दो टर्म्स हैं इनको आप सिस्टमैटिक्स के सिनोनिम्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिनोनिम्स। लेकिन एक्चुअली सिस्टमैटिक्स एज वेल एज क्लासिफिकेशन एज वेल एज टैक्सोनॉमी, ये तीनों एक सेपरेट ब्रांचेस हैं जो हम आने वाले वीडियो सेशंस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, राइट। तो
यहाँ तक कहाँ तक हमारी कहानी पहुंची है कि सिस्टमैटिक्स आया, सिस्टमैटिक से ही दो मिलते जुलते टर्म्स आए, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, जिनको हम आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, सिम्पसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से मैं आपको एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में से जो नीट में ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम, उनकी थ्योरीज, उनकी कुछ लिखी हुई बुक से बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करिएगा। तो साइंटिस्ट का नाम था सिम्पसन। सो इसने सिस्टमैटिक्स को कैसे डिफाइन किया, देखिए सिस्टमैटिक्स को इसने डिफाइन किया कुछ इस तरह से। सो ही डिफाइंड सिस्टमैटिक्स एज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द दैट डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑलमोस्ट मिलते जुलते टर्म थी। तो इसने कहा कि सिस्टमैटिक्स क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी से डील करती है कि ऑर्गेनिजम्स में कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उसी के बेसिस पे ये क्या करता था, इसने क्या कहा कि हम एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को या जो भी स्पीशीज है उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, राइट। सो अब हम जो अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम ये देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा है वो कहाँ कहाँ से आया और किस तरह से क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया हमारे साइंटिस्ट ने। सो बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पे जाएंगे, राइट। सो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री शुरू होता है वैदिक लिटरेचर से। वेदास का नाम सुना होगा आपने, कहां से शुरू होता है, वैदिक लिटरेचर। सो वैदिक लिटरेचर ने क्या किया, दो ग्रुप्स बनाए ऑर्गेनिजम्स के, वन वाज द प्लांट्स एंड अनदर वाज एनिमल्स। सो इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप्स बनाए, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और इन्होंने उस टाइम वैदिक लिटरेचर के अनुसार 740 प्लांट्स को इन्होंने डिस्कवर किया और 250 एनिमल्स को इन्होंने डिस्कवर किया, वैदिक लिटरेचर, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आए हमारे उपनिषद का नाम सुना होगा आपने। सो उपनिषद ने क्या किया, एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो अब देखिए, क्योंकि ये जो वैदिक लिटरेचर थे और जो उपनिषद से ये ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे, तो इसलिए जो इनके वर्ड्स थे वो भी संस्कृत के जैसे थे। तो देखिएगा कितने अच्छे वर्ड्स हैं। सबसे पहले इन्होंने एनिमल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला नाम था जीवाजा। अब आप बोल रहे होंगे ये जीवाजा क्या चीज़ है, बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले देख लीजिए दूसरा क्या था। दूसरा था अंडाजा, काफी फनी नाम थे। और तीसरा था उड़बीजा। तो देखिए, सो हमें पता है कि आपने 2 तरह के एनिमल्स पढ़े हैं। आपने सुना होगा नाम वाइविपेरस। सो वाइविपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सो देखिए, जीवाजा यानी कि जीव, यानी कि जीव से ही जीव बन रहा है, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो है वो लाइव ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, यानी कि डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, जो उनको क्या कहा जाता है, वाइविपेरस। उसके बाद है अंडाजा। तो अंडा क्या हुआ, अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अंडे से निकल रहा है, तो इनको बोला गया ओविपेरस। कौन से ऑर्गेनिजम्स बोला गया, ओविपेरस। और उड़बीजा थे जो माइन्यूट एनिमल्स थे, जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। उसके बाद उपनिषद ने प्लांट्स को इन्होंने नहीं डिवाइड किया। इसके बाद आए नंबर 3 सुश्रुता। इसका नाम भी आपने सुना होगा, वेदास में संहिता। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी लिविंग थिंग्स को क्या किया, डिवाइड किया। दे डिवाइड लिविंग बींग्स।
इन्होंने भी लिविंग बींग्स को डिवाइड किया, इन्होंने भी डिवाइड किया दो ग्रुप्स में। पहले ग्रुप्स थे, इन्होंने इनको बोला, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, स्थावरा। स्थावरा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना। दूसरा नाम था जंगमा। क्या नाम था? जंगमा। तो देखिए स्थावरा, स्थावरा का मतलब होता है स्थिर, स्टिल। तो स्टिल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं? सो दे वर प्लांट्स, स्थावरा। जंगमा कौन से होते हैं? जो मूवेबल होते हैं। सो प्लांट्स थे इमोबाइल। क्या थे? इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स। और जंगमा कौन से होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे वर एनिमल्स, सो दे वर मोबाइल। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग नाम है, स्थावरा, जंगामा। तो देखिए ना, अगर आपको कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट मिलता है तो आप उसको बोलना जंगामा, तो एकदम जंगामा की तरह दिख रहा है, राइट। अब आगे देखिए, उसके बाद आया नंबर 4, पारासारा या परासरा भी कह सकते हैं आप इसे। सो इन्होंने क्या किया, परासरा ने क्या किया, दे डिवाइड। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर ज्यादा स्टडी की और प्लांट्स में इन्होंने स्टडी किए एंजियोस्पर्म्स। सो बच्चों लोग, एंजियोस्पर्म्स किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, राइट। सो ये सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं। सो एंजियोस्पर्म्स को इन्होंने दोबारा दो संस्कृत नाम में डिवाइड किया। पहले का नाम था द्विमट्रुका। बड़े खतरनाक नाम आ रहे हैं ना बेटा, द्विमट्रुका। उसके बाद दूसरा नाम आया एकामट्रुका। एकामट्रुका। क्या अभी बोल रहे हो मटरुका शटरुका, ये कहाँ आ गए मटरू? तो देखिए, सो हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस होती हैं, वन इज डाइकॉट एंड अनदर इज मोनोकॉट। 10th क्लास में स्ट्रक्चर बनाया होगा। सो डाइकॉट क्या होता है? जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं। और मोनोकॉट क्या होता है? जिसमें एक। तो देखिए, द्वि, द्वि यानी कि टू, मटरुका यानी कि कॉटिलेडन। सो ये कौन से थे? डाइकॉट्स। ये कौन से थे? एका यानी कि एक, सिंगल कॉटिलेडन। इसको कहा गया मोनोकॉट। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बायोलॉजी। खैर बायोलॉजी तो है ही इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ, या ये कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये तो थे, आप सारे कह सकते हैं सारे वैदिक लिटरेचर या उपनिषद। लेकिन अभी तक ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ ये डिस्कवर कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे थे? डिस्कवर कर रहे थे। अभी तक इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि हम ऑर्गेनिजम्स को कौन से बेसिस पे डिवाइड करें। इन्होंने तो केवल उनको डिस्कवर, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे पहली पहल की गई कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ पहल की इस फील्ड में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको। सबसे पहले आए हिप्पोक्रेटस। इनको कहा गया फादर ऑफ मेडिसिन। बेटा नीट में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस के बाद दो साइंटिस्ट और आए। इनका नाम था, एक का नाम था एरिस्टोटल और दूसरे का नाम था थियोफ्रेस्टस। दूसरे का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। सो एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल वाज नोन एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज़ूलॉजी। और थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ बॉटनी, राइट। सो अब ज़ूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। सो थियोफ्रेस्टस ने एनिमल्स को 4 क्लासेस में बांटा। कितने क्लासेस में बांटा? 4। सबसे पहले 4 क्लासेस कह सकते हैं, ग्रुप्स। इंसेक्ट्स, उसके बाद थे बर्ड्स, उसके बाद थी फिशेस, उसके बाद थे व्हेल्स। उसी तरह से थियोफ्रेस्टस जो था, जो फादर ऑफ बॉटनी था, सो इसने प्लांट्स को डिवाइड किया। इसने भी प्लांट्स को डिवाइड किया 4 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में डिवाइड किए? 4। पहले थे ट्रीज, दूसरे थे श्रब्स, उसके बाद थे अंडर श्रब्स और नंबर 4 पे थे हर्ब्स, राइट।
ये थी पहली अचीवमेंट। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था प्लिनी, इनका नाम था प्लिनी। सो ये बात है 28 to 79 एडी। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी, राइट। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम फर्दर लेक्चर्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने एक बुक लिखी, इन हिज बुक, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। इस बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस, जिसमें इसने 1000 प्लांट्स के बारे में बताया, राइट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रे। इनका नाम था जॉन रे। ये बात है 1627 to 1705 के बीच की। सो इन्होंने क्या किया, 18,600 प्लांट्स को डिस्कवर किया और इसके ऊपर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा जा सकता है आपको। क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, राइट। लेकिन अभी तक जो जितना भी क्लासिफिकेशन हुआ था, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये सारी की सारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी। इसमें कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना यूज नहीं किया जाता था। सबसे पहली बार जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का फिनोमेना यूज किया जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कार्लोस लीनियस। क्या नाम था? कार्लोस लीनियस, जिन्होंने डेवलप किया, ही डेवलप्ड साइंटिफिक सिस्टम। इन्होंने डेवलप किया साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको इसने कहा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, राइट, अंडर द हेडिंग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। सो इन्होंने क्या बोला कि हम एनिमल्स को क्लासिफाई करने के साथ साथ उनको नाम भी देंगे। तो नाम देने से क्या होगा, हम हर एक दुनिया के स्पीशीज को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और उसका डाटा इजीली बना सकते हैं। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो इन्होंने 2 बुक्स लिखी, ये बहुत बार नीट में पूछा जाता है बेटा। इन्होंने 2 बुक्स लिखी। पहली इनकी बुक का नाम था, जो सबसे पहली बुक आई उसमें इन्होंने, उस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम था इस बुक का नाम? स्पीशीज प्लांटेरम। और ये बुक पब्लिश हुई इनकी 1753 में, जिसमें इन्होंने बताया 5900 प्लांट्स के बारे में। प्लांटेरम है तो प्लांट्स ही होगा। उसके बाद एक और बुक इन्होंने इसके 10 साल के बाद पब्लिश की, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरा, राइट। सो ये बुक आई थी 1758 में। वैसे पब्लिशन इसका 10 साल के बाद का बताया जाता है। सो जिसमें 4326 एनिमल्स के बारे में बताया गया, राइट। सो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था कि हम एनिमल्स को, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, जो एक साइंटिफिक सिस्टम था, वो किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्लोस लीनियस ने। तो ये था थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि डाइवर्सिटी कितनी है ऑर्गेनिजम्स की, और इतने ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, कि किस तरह से हमने उनको क्लासिफाई करना शुरू किया। ये सारा जो आज हमने पढ़ा है, इसको आप नोट करिएगा। अब इसके अगले वीडियो सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में।
और लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। नीट में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ये चीज़ें हम करेंगे अगले वीडियो सेशन में डिस्कस। सो अगर आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी तरह का भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनको डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।